कल हमने मेवाड़ की हिस्ट्री शुरू की थी। मैं आज थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ आपको उसका कि कल क्या क्या पढ़ा था। फिर आज अपने नए वाला टॉपिक पढ़ लेंगे, आगे अपने टॉपिक पढ़ लेंगे। तो जैसे कल क्या पढ़ा था हमने, तो कल अपन ने गुहिल वंश के बारे में पढ़ा था, गुहिल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। गुहिल वंश के बारे में, और गुहिल वंश के कुछ राजा पढ़े थे। जैसे कौन कौन से राजा पढ़े थे, तो हमने एक राजा बापा रावल का दो या बप्पा रावल का दो, एक राजा पढ़ा हमने अल्लट, और एक राजा पढ़ा हमने जयपुर सिंह। ये सब जानकारियां कल पढ़ी थी हमने गोहिल वंश के बारे में, बापा रावल, अल्लट और जयपुर। थोड़ा सा मैंने और बताया था मेवाड़ के दो चीजें बताई थी। एक तो मेवाड़ का ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, उसका भौगोलिक विस्तार, और एक हमने पढ़े थे उसके प्राचीन नाम, एंशिएंट नेम्स। ये वाला कल का अपना ले दे के लेखा चोखा है। सीधा सा ऊपर से आ जाओ अपने। सबसे पहले लिखा हुआ कि मेवाड़ का जियोग्राफिकल एक्सपांशन, कि उसका भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ था। मैंने आपको मैप के माध्यम से बाकायदा बताया था कि अपने उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला जो कुछ पोर्शन है, इनको अपने मिलाएंगे तो वो अपना आज का क्या बन जाएगा, मेवाड़ बन जाएगा। ये तो भौगोलिक विस्तार बताया। फिर हमने उसके एंशिएंट नेम्स पढ़े कि उसके प्राचीन काल में उसको क्या बोलते थे। मैंने 3 नाम बताए थे कि इसको मेदपाट कहते थे, इसको प्रागवाट कहते थे, और इसको सिवी जनपद बोलते थे। तो 3 नाम हो गए उसके, मेदपाट, प्रागवाट और सिवी जनपद नाम के। फिर हमने गुहिल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा कि गुहिल डायनेस्टी क्या थी क्या नहीं थी, गुहिल कौन था कौन नहीं था, इसके बारे में कई जानकारियां पढ़ी। तो हमने इसके बारे में एक जानकारी पढ़ी थी कि गुहिल के लिए कहा जाता है कि वो गुजरात में एक जगह पड़ती है वल्लभी, वहां के कोई राजा थे शिलादित्य, उनका बेटा था और मम्मी का नाम था पुष्पावती। फिर हमने इसके बारे में और पढ़ा था कि चूंकि गुफा के अंदर जन्म हुआ था, ऐसी कहानियां हैं, गुफा में जन्म हुआ, गुफा को गुहा बोलते हैं, केव के अंदर जन्म हुआ, उसको गुहा बोलते हैं, तो गुहा से गुहिल बन गया था इसका नाम। और हमने ये भी पढ़ा कि इसका जो टाइम पीरियड रहा होगा वो 566 ईस्वी के आसपास में रहा होगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि अपने कैसे पता चलता है कि 566 के आसपास में रहा होगा। मैंने एक अभिलेख की बातें बताई थी आपको कि सामोली अभिलेख, इसके बारे में मैंने बताया था कब का है कि ये वास्तव में अभिलेख तो है 646 एडी का, और ये वास्तव में कोई शिलादित्य नाम करके यहाँ पे राजा हुआ था, उसका अभिलेख। कई बातें बताई थी मैंने आपको कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि शिलादित्य जो है वो गुहिल का 5वां वंशज है, कि पहले गुहिल हुआ था, फिर भोज हुआ था, फिर आपके नाग हुआ था, महेंद्र हुआ था, नाग हुआ था, और उनके बाद में आपके शिलादित्य हुआ था, तो उसका 5वां वंशज है। और 20-20 साल का टाइम मानते हैं, तो वो टाइम जाके आपका 566 एडी होता है। इससे पता चलता है कि गुहिल वंश उस टाइम शुरू हुआ होगा। फिर सामोली अभिलेख के बारे में हालांकि मैंने और बताया था कि अभिलेख कुछ अलग जानकारियां भी देता है। अभिलेख कहता है कि यहाँ पर एक कोई जयंतक महतर नाम का बंदा था, और उसने एक माता जी का मंदिर बनवाया था, अरण्यवासिनी माता जी का मंदिर, जिनको आजकल अपने बोलते हैं जावर माता। और फिर मैंने और बताया उसमें कि यहाँ 18 प्रकार के आपके गायक रहा करते थे, खूब सारे धनी लोग रहा करते थे। और जब अंत समय आया तो जयतक ने एक जगह पड़ती थी देवबुक, और उस देवबुक नाम के स्थान पर अग्नि के अंदर प्रवेश कर लिया था, फायर बाथ कर लिया था, एक तरीके से अग्नि में प्रवेश कर लेता है, अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। गोहिल के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि ये सूर्यवंशी, हिंदू वाला तो है ही कि भाई सूर्यवंशी हिंदू, तो गुहिल के बारे में जानकारियां पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि इनका पहला कोई बड़ा राजा हुआ था, तो वो बड़ा राजा हुआ था बापा रावल। बापा रावल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, तो इसकी बातें कर लेते हैं अपन। बापा रावल के बारे में पढ़ा कि ये कोई हरित ऋषि का शिष्य था। फिर मैंने कहानी बताई थी कि हरित ऋषि गाय चराता था, हरित ऋषि महादेव जी के भक्त थे, महादेव जी से कह के इसको मेवाड़ का राज्य मांगा इसके लिए, और ये 734 ईस्वी इन हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी के अंदर ये आपके मान मोरी नाम के राजा को हराता है चित्तौड़ में, और मान मोरी को हराकर चित्तौड़ पर कब्जा कर लेता है। पर अपनी राजधानी ये नागदा में रखता है।
और नागदा के पास में एक जगह पर थी कैलाशपुरी, और वहाँ पर चूंकि महादेव जी के भक्त थे इसलिए एकलिंग जी का मंदिर बनवाता है। खुद को एकलिंग जी का दीवान मानता है कि राजा मैं नहीं हूँ, मैं तो उनका दीवान हूँ। सोने के सिक्के चलाता है, 115 ग्रेन का सोने का सिक्का था। मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया, गजनी के राजा सलीम को हराता है, अपने भांजे को बना के आता है। हमने और पढ़ा कि एक इतिहासकार हुए CV वैद्य, हिस्टोरियन में चिंतामणि विनायक वैद्य, और वो इसकी तुलना एक फ्रेंच कमांडर से करते हैं, और उस फ्रेंच कमांडर का नाम है चार्ल्स मार्टेल। पाकिस्तान जा रहा था तो अफगानिस्तान जा रहा था, बीच में पाकिस्तान के एक शहर में रुका, उसका नाम पड़ गया, हमने कहा उसका नाम है रावलपिंडी। फिर हमने इसकी उपाधियां पढ़ी थी, कुछ हमने उपाधियां पढ़ी थी कि बापा रावल क्या क्या उपाधियां हैं। तो ये चूंकि हिंदुओं के लिए अंधकार दूर करने वाला है इसलिए इसको कह दिया भाई हिंदू सूर्य। राजाओं को एक तरीके से एग्जाम्पल सेट कर रहा था तो राजगुरु। चारों दिशाएं जीत ली तो हमने इसको कह दिया चकवे। हमने बापा रावल के बारे में खूब सारी बातें पढ़ी। फिर हमने एक राजा पढ़ा अल्लट। अल्लट के बारे में सीधी सीधी बातें तो ये है, इसने एक दूसरी राजधानी बनाई थी आहड़। पहले नागदा थी, आहड़ को एक सब सेंटर के रूप में स्थापित किया। हमने पढ़ा आहड़ के अंदर इसने विष्णु भगवान का एक मंदिर बनवाया था वरा। आहड़ के अंदर इसने अपनी नौकरशाही की स्थापना की थी, ब्यूरोक्रेसी की स्थापना की थी। हमने एक इसके बारे में ये पढ़ा कि इसकी एक वो शादी जो हुई थी हूण राजकुमारी से भी थी, और उस हूण राजकुमारी का नाम हरिया देवी था, और हरिया देवी ने हर्षपुर नाम का गांव बसाया। अब ये मैंने बताया था कि आहड़ राजधानी है, वरहा का मंदिर है वहां पे, और नौकरशाही की स्थापना की। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हमने कहा ये जानकारी तो सारणेश्वर प्रशस्ति से मिलती है। हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की थी, ये जानकारी कहाँ से मिलती है? हमने कहा ये आठपुर अभिलेख से मिलती है। सीधी सीधी याद रखने वाली बात। फिर एक राजा आपका देख लो जैतर सिंह। जैतर सिंह के बारे में पढ़ा था। जैतर सिंह के बारे में क्या पढ़ा हमने? तो जैतर सिंह के बारे में युद्ध पढ़ा था बूताला, मैंने बताया था 1227 में हुआ था। इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान था, उसके साथ हुआ था। हालांकि जैतर सिंह जीत गया था, पर जब इल्तुतमिश की सेनाएं लौट रही थी तो उन्होंने नागदा को लूट लिया था, और नागदा को लूट के उसको तहस नहस कर दिया। इसलिए नई राजधानी बनाने की जरूरत पड़ी। तो नई राजधानी इन्होंने जाके बाद में चित्तौड़ बनाई, परमाणु से छीन के चित्तौड़ को राजधानी बनाई थी। इतिहासकार हुए अपने दशरथ शर्मा, उन्होंने कहा कि इसका जो टाइम है वो मिडिवल मेवाड़ का गोल्डन एरा है। इतिहासकार हुए अपने ओझा जी, और उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो गुलाम वंश था उसके जितने भी सुल्तान थे गुलाम डायनेस्टी के, उनके यदि कंटेम्प्रेरी कोई हुआ था तो वो अपना जैतर सिंह हुआ था, और इसकी तारीफें उन विरोधियों ने भी की। मैंने कहा था इस युद्ध की जानकारी एक बुक में मिलती है, बुक का हमने नाम पढ़ा था हमीर मद मर्दन। मैंने कहा था यहाँ पे हमीर का मतलब है इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश की घमंड को तोड़ दिया। बुक किसने लिखी? मैंने बताया था जय सिंह सूरी ने। जय सिंह सूरी कौन था? हमने फिर पढ़ा था कि गुजरात में कोई एक जगह पड़ती है धोलका, और वहां पे सोलंकियों की एक ब्रांच थी बघेल, और बघेलों का एक राजा था वीर धवल। वीर धवल के दो मंत्री थे, एक का नाम था वस्तुपाल, एक का नाम था तेजपाल, और ये उनका आदमी था जय सिंह सूरी। और उसने एक किताब लिखी और उसमें वीर धवल की तारीफ है कि साहब वीर धवल गया और ऐसे ऐसे जाके इल्तुतमिश को उस युद्ध के अंदर हरा के आया था। हालांकि बातें ऐसी नहीं है, जैतर सिंह ने उसको हराया था, अन्य कई अभिलेखों से इसकी पुष्टि भी हो जाती है। तो कल इतनी सारी बातें हमने पढ़ी। आज हम आगे वाले राजा लेंगे, आगे वाली जानकारियां पढ़ेंगे क्या चीज है क्या नहीं। ये वाला मेवाड़ की हिस्ट्री की, और हमने बापा रावल से लेकर और कहाँ तक के राजा पढ़ दिए? हमीर तक के राजा हमने पढ़ दिए। तो पहली क्लास में हमने पढ़े थे बापा रावल के बारे में पढ़ा था, अल्लट के बारे में पढ़ा था, और जैतर सिंह के बारे में पढ़ा था। उनके बारे में मैंने आपको रिवीजन कल करवा दिया था। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था फिर रतन सिंह के बारे में, और उसके बाद हमीर के बारे में। जल्दी से फटाफट आपको उनका रिवीजन भी एक बार करवा दूं, फिर अपने आज की नई क्लास ले लेंगे। दो राजाओं के बारे में आपको बताना है, एक तो रतन सिंह के बारे में और एक हमीर के बारे में। रतन सिंह के बारे में सीधी सीधी सी बात है कि इसी के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। कब अटैक किया था? मेरा बताया हुआ 1303 अटैक किया था। अटैक में दो चीजें याद रखनी होती है, एक याद रखने होते हैं कारण, एक याद रखने होते हैं कॉन्सिक्वेंस, परिणाम। कारण क्या थे? हमने पढ़े थे अलाउद्दीन खिलजी एम्पायर एक्सपांशन करना चाहता है, अपना साम्राज्यवादी नीति है। फिर हमने पढ़ा था कि चित्तौड़ का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था, चित्तौड़ का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था। फिर हमने इसके बाद में पढ़ा था कि जब वो अलाउद्दीन खिलजी गुजरात जा रहा था तब उससे पैसे ले लिए थे समर सिंह नाम के राजा, रतन सिंह के जो पिताजी थे, इसलिए उसके लिए प्रेस्टीज पॉइंट था। फिर हमने पढ़ा था कि
चित्तौड़ का प्रभाव बढ़ रहा था, इन्फ्लुएंस जो था वो इंक्रीज हो रहा था। और एक कारण मैंने पढ़ा था कि पद्मिनी की वजह से किया था। हमला किया तो क्या हुआ यहाँ पे, तो मैंने फिर आपको बताया पद्मिनी के बारे में, पहले पद्मिनी के बारे में कुछ बातें बताई थी। क्या बातें बताई थी कि सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, मम्मी पापा के नाम बताए थे कि गंधर्व सेन की और चंपावती की पुत्री थी। किसने उसके बारे में बताया था, तो मैंने बताया था आपको, राघव चेतन नाम के बंदे ने उसके बारे में बताया था। और परिणाम देख लो, तो क्या हुआ, तो यहाँ पर उस टाइम साका किया गया। कब किया गया, तो हमने पढ़ा था 25 अगस्त को। साके में दो बातें होती है, मैंने बताया था, एक होता है जोहर, एक होता है केसरिया। जोहर किसने किया, तो पद्मिनी ने। अकेले ने किया, नहीं साहब, 1600 अन्य रानियों के साथ किया। केसरिया किसने किया, तो रतन सिंह। साथ में और कौन, तो उसके दो सेनापति। वो कौन थे, तो गोरा बादल। फिर क्या हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा करने के बाद में यहाँ पे 30,000 लोग कटवा दिए। अपने बेटे खिजर खान को सौंप के इसका नाम क्या कर दिया, खिजराबाद। धाईबी पीर वाली जो दरगाह है उसमें इसका नाम खिजराबाद मिल जाता है अपने को, धाईबी पीर वाली दरगाह के अंदर इसका नाम। फिर हमने पढ़ा, ये जो खिजर खान था, इस खिजर खान ने यहाँ पर एक तो पुल बनवा दिया गंभीरी नदी पर, एक मकबरा लिखवाया। उस मकबरे में एक फारसी भाषा का अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन, और उस इंस्क्रिप्शन के अंदर हमने पढ़ा कि उसकी उपाधियां मिलती है अपने को अलाउद्दीन खिलजी की। उसको सिकंदर सेकंड कहा हुआ है, उसको शेड ऑफ गॉड कहा हुआ है, उसे प्रोटेक्टर ऑफ वर्ल्ड कहा हुआ है। कुछ दिन वो रहा था और उसके बाद मालदेव सोनग्रा को दे दिया। और मालदेव सोनग्रा का एक नाम और मैंने बताया था आपको, उसका नाम मुछाड़ा मालदेव है ना। और फिर मैंने 2-3 बुक्स बताई थी। एक मैंने बुक्स बताई थी खजाइनुल फुतूह है, इसी का एक नाम और बताया था तारीख अलाई। एक बुक बताई थी पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी 1540 अवधी भाषा के अंदर एक लिखी हुई बुक। और खजाइनुल फुतूह है का दूसरा नाम तारीख अलाई, अमीर खुसरो की लिखी हुई किताब। ये सब तो हमने रतन सिंह के बारे में पढ़ा। हमीर के बारे में मैंने बताया था, दो ही बातें पढ़ी, एक उसके विजय अभियान, एक उसकी उपाधियां। विजय अभियान तो इसने चित्तौड़ वापस छीना था। फिर मैंने बातें बता दी थी, सिसोदा से गया इसलिए सिसोदिया हो गए। इसके बाद से राणा टाइटल आया, उससे पहले टाइटल रावल लगता था, और जो अंतिम कोई रावल था तो अंतिम रावल रतन सिंह था। फिर एक हमने पढ़ा कि इसने सिंगोली का युद्ध लड़ा, और सिंगोली वाले युद्ध के अंदर इसने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को हराया था। और जब इसका चित्तौड़ पर कब्जा हो गया तो इसने चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया था। बरवड़ी माता इनकी इष्ट देवी है, इनको अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। इनकी जो कुल देवी है वो बाण माता है। एक फिर हमने इसकी उपाधियां पढ़ी, सीधी सीधी 4 उपाधियां मैंने आपको बताई थी कि हमीर की उपाधि क्या क्या है। तो हमीर की एक उपाधि हमने पढ़ी थी विषम घाटी पंचानन, एक उपाधि पढ़ी थी वीर राजा, एक उपाधि मैंने बताई थी प्रबल हिंदू, और एक इसको कहते हैं मेवाड़ का उद्धारक। सिंपल सा, आप यूं शुरू में जब भी नया चैप्टर पढ़ने बैठो उससे पहले पुराने वाले का रिवाइज किया करो, पुराने वाले में की पॉइंट्स बना के रिवाइज कर दिया करो। तो ये देख लो आप सारे, कल की पूरी जो क्लास थी हमने पूरी रिवीजन कर ली। बाय मुश्किल 5-10 मिनट लगते हैं, इतने में अपना रिवीजन हो जाता। अब अपने नई क्लास ले लेते हैं, नए राजा ले लेते हैं, कौन कौन हुए थे। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने मेवाड़ का इतिहास शुरू कर रखा था, और मेवाड़ के इतिहास में कुछ राजा पढ़े थे। शुरुआत के अंदर हमने क्लास में पढ़े थे, बापा रावल के बारे में पढ़ा था, अल्लख के बारे में पढ़ा था, जैतर सिंह के बारे में पढ़ा था। फिर हमने क्लास में रतन सिंह और हमीर के बारे में पढ़ा था। एक क्लास में फिर हमने लाखा के और मोकल के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे कुंभा के बारे में। मोकल का बेटा था कुंभा, उसके बारे में। लेकिन मैंने बताया था आपको कि पिछली क्लास का रिवीजन करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम पहले थोड़ा सा पीछे वाला रिवीजन कर लें कि हमने जो लाखा और हमीर के बारे में जस्ट लास्ट क्लास वाला एक रिवीजन करवा देता हूँ, बाकी वाले तो आपने किए ही होंगे। वो थोड़ी थोड़ी बातें बता देता हूँ कि लाखा और हमीर के बारे में क्या क्या बातें थी, सॉरी लाखा और मोकल के बारे में, है ना। तो लाखा के बारे में तो मैंने सिंपल 4 बातें बताई थी कि एक तो उसके टाइम में जावर जो जगह थी वहां पर चांदी निकलनी शुरू हो गई थी, वहां पे सिल्वर निकलनी शुरू हो गई थी। इसका मतलब है वहां की आर्थिक स्थिति सुधर गई थी। एक मैंने बताया था कि उदयपुर के पास में गांव पड़ता है पिछोली,
और पिछोली में बंजारे ने एक झील बनवाई, इसलिए झील का नाम हो गया पिछोला। पिछोला झील बनवाई थी, किसने बनवाई थी? तो बताया था एक बंजारे ने बनवाई थी, और एक बताया था कि इसके पास एक चबूतरा बना हुआ है, और वो चबूतरा किसका है? तो हमने पढ़ा था कि नटनी का चबूतरा है। नटनी का चबूतरा बना उसके पास। फिर हमने और लाखा के बारे में पढ़ा था कि एक कोई बंदा था कुंभाहाड़ा, और वो नकली बूंदी की रक्षा करते हुए शहीद हो गया था। कहानी सुनाई थी मैंने, आपको याद ही हो। फिर एक पढ़ा था कि लाखा के बुढ़ापे में जाके मारवाड़ की राजकुमारी से एक शादी हुई थी। मारवाड़ की राजकुमारी का नाम था हंसाबाई। हंसाबाई के साथ शादी हुई थी। उस टाइम ऐसी प्रतिज्ञा की गई थी लाखा के एक बेटे थे चुंडा के द्वारा कि अगला राजा मैं नहीं बनूंगा, बल्कि अगला राजा जो हंसाबाई का बेटा होगा उसको बनाया जाएगा। तो वो जो सौतेले बेटे, बाद में मोकल हुआ, जो सौतेला भाई था चुंडा का, तो मोकल को बाद में राजा बनाया गया था। और चुंडा ने प्रतिज्ञा की थी, इसलिए चुंडा को हमने मेवाड़ का भीष्म कहना शुरू कर दिया कि मेवाड़ के भीष्म। मैंने और बताया था कि चुंडा को बाद में मेवाड़ का सबसे प्रमुख ठिकाना दिया गया था सलुम्बर। और इसमें मैंने कई बात बताई थी कि सलुम्बर का जो सामंत होगा वो हमेशा राजा के राज तिलक में भाग लेगा, मतलब राज तिलक वही करेगा, वो बताएगा किसको राजा बनना है। सलुम्बर का सामंत जो होगा वो हमेशा मेवाड़ की सेना का कमांडर इन चीफ होगा, या और आप अच्छे शब्दों में कहो तो वो हमेशा सेना की हरावल में रहेगा। सेना का जो अगला भाग होता है उसको बोलते हैं हरावल, और जो पीछे वाली टुकड़ी होती है उसको बोलते हैं चंदावल। वो मैंने बताई थी आपको। सलुम्बर का जो सामंत होगा वो राणा जी के साथ साथ सभी डॉक्यूमेंट पे साइन करेगा। सलुम्बर का जो सामंत होगा वो जब राणा जी नहीं होंगे उस समय राजधानी का केयरटेकर होगा, एक तरीके से राजधानी को संभालेगा। और मैंने बताया था कि मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने हुआ करते थे, उनमें सबसे बड़ा सलुम्बर था। तो चुंडा के वंशजों को सलुम्बर तो दिया ही गया था, और सबसे अधिक ठिकाने भी उनके पास थे। सलुम्बर सहित 4 ठिकाने उनके पास थे। सलुम्बर तो बता ही दिया था, और मैंने 3 और बताए थे आपको कौन कौन से थे। इनको अमेट दिया गया था, राजसमंद में एक जगह पड़ती है, एक चित्तौड़ में जगह पड़ती है बेगू, वो दिया गया था। और एक आपके राजसमंद में एक जगह और पड़ती देवगढ़, वो दिया गया। मैंने बताया था कि सवाल ये बन सकता है अपने कि मेवाड़ के प्रशासन में सलुम्बर का महत्व बताइए, तो ये सारी चीजें अपने को बतानी। लाखा के बारे में कुल मिला के 4 बातें। जावर में चांदी, पिछोला झील बंजारे ने, उसके पास नटनी का चबूतरा, नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कुंभाहाड़ा शहीद हो गया था, और हंसाबाई के साथ शादी हुई। तब उसके बेटे चुंडा ने प्रतिज्ञा की कि अगला राजा वो नहीं बनेगा, इसलिए हम उसको मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। फिर उसको सबसे बड़ा ठिकाना सलुम्बर दिया गया। सारे ठिकाने 16 थे, इनमें सबसे ज्यादा 4 चुंडा के वंशजों के पास थे। सलुम्बर वाले हमेशा कोरोनेशन में भाग लेते, सलुम्बर वाले हमेशा कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, सलुम्बर वाले हमेशा साइन किया करते थे, और सलुम्बर वाले हमेशा कैपिटल को संभाला करते थे। लाखा के बारे में इतनी बात है, बस लाखा इतनी देर में रिवीजन हो सकता है आपका। अब इसके बाद में एक राजा हमने और पढ़ा था मोकल, तो मोकल के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। सीधे सिंपल याद रखने वाले, मोकल टाबर था, तो शुरुआत में तो इसका संरक्षक बना था चुंडा। बाद में हंसाबाई चुंडा पे विश्वास नहीं करती, तो चुंडा तो यहाँ से चला जाता मालवा, और मालवा का सुल्तान कोई होता है उस समय होशंग शाह, उसके पास में जाके नौकरी करने लग जाते। और इधर मोकल का बाद दूसरा संरक्षक मोकल का जो मामा होता है रणमल, वो बन जाता है। फिर और बताया था मैंने कि रणमल ने बाद में मेवाड़ वालों की सहायता से अपने मंडोर पर कब्जा किया था, या मारवाड़ जिसको कहते हैं अपने, मारवाड़ की राजधानी मंडोर हुआ करती, इस पर कब्जा कर लिया था। और फिर हमने मोकल के अंदर और पढ़ा कि बाद में मोकल ने यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य करवाए थे। तो क्या निर्माण कार्य करवाए थे वो बताया था कि एक निर्माण कार्य तो मोकल ने ये करवाया था कि एकलिंग जी का जो मंदिर है उसका परकोटा बनवाया था। एक चित्तौड़ में जो समिधेश्वर मंदिर है इसका पुनर्निर्माण करवाया था। एक चित्तौड़ में द्वारिकानाथ जी का मंदिर बनवाया था। विष्णु भगवान का मंदिर हो गया, ऊपर वाले दोनों शिव जी हो गए। अपने भाई बाघ सिंह की याद में एक तालाब बनवा दिया बागेला, और अपनी रानी गोराम्बिका की याद के अंदर एक बावड़ी बनवाई। एक बावड़ी का निर्माण करवा दिया था। समिधेश्वर मंदिर की मैंने कई बातें और बताई थी कि बीच के अंदर जब यहाँ चित्तौड़ में राजा हुआ करते थे शक्ति कुमार, उस समय मालवा का राजा था मुंज। मुंज ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। बाद में मुंज का एक आगे वंशज हुआ था भोज, जब उसके कब्जे में चित्तौड़ रहा तो भोज ने यहाँ पर ये मंदिर बनवाया था। भोज की उपाधि थी त्रिभुवन नारायण, इसलिए इस मंदिर का एक नाम हो गया त्रिभुवन नारायण मंदिर, और बाद में बदल के इसका नाम हो गया समिधेश्वर, और मोकल ने इसका पुनर्निर्माण करवा दिया। फिर मोकल से संबंधित एक अभिलेख पढ़ा था हम, श्रृंगी ऋषि का अभिलेख।
कि श्रृंगी ऋषि का अभिलेख क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा। और इसमें मैंने बताया था कि इसमें हमीर से लेके और मोकल तक की खूब सारी तारीफें मिलती है। अभिलेख क्यों लगवाया गया था? इसीलिए ये गौराम्बिका वाली जो बावड़ी बनवाई थी, इसकी जानकारी देने के लिए अभिलेख लगवाया गया था। 1428 ईस्वी का अभिलेख है, ये बात हमने पढ़ी थी और बता दी थी मैंने कि इनमें क्या क्या जानकारी दी। एक बात ज्यादा याद रखने वाली सी बात थी अपने कि लाखा के बारे में इसमें कहा गया है कि लाखा ने काशी, प्रयाग और गया का टैक्स माफ करवाया। वो बात थोड़ी याद रखने वाली थी, तो वो बात आप याद रख लें। एक अभिलेख, ये जो मुंज ने यहाँ पर हमला किया था, इसकी जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? तो फिर मैंने बताया था हस्तिकुंडी, हस्तिकुंडी अभिलेख है जो राठौड़ राजा धवल का है, राष्ट्रकूट राजा धवल का है, 997 AD का एक अभिलेख। लो बस इतनी सी बात। तो आप प्रत्येक क्लास का वापस रिवीजन कर लिया करें, वापस उसका, और देखना आप कितना जल्दी जल्दी से रिवीजन हो जाता है। हम पढ़ रहे थे, मान लो कुंभा के बारे में पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा भाई कुंभा के पापा का नाम क्या, मोकल। कुंभा की मम्मी का नाम क्या, सौभाग्यवती परमार। फिर हमने पढ़ा था कि कुंभा का गार्जियन किसको बनाया गया, रणमल। फिर हमने पढ़ा कि रणमल की सहायता से कुंभा ने किसको मार दिया था, चाचा और मेरा को मार दिया था। फिर हमने पढ़ा कि रणमल का जब बढ़ गया, प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसने सिसोदियों के एक नेता थे राघव देव, उनको मरवा दिया। पर बाद में हंसाबाई चुंडा को वापस बुलाती है और रणमल को भारमली नाम की एक दासी की सहायता से मार दिया जाता है। रणमल का बेटा जोधा यहाँ से भाग जाता है, बीकानेर के पास में काहुनी नाम की गांव में जाके रुकता है। कई सालों की लड़ाई के बाद 1453 में जोधा और कुंभा के बीच में एक संधि होती है, आंवड़ बावड़ की संधि। कह दिया गया मंडोर जोधा का, सोजत दोनों के बीच की बाउंड्री है। जहां जहां तक आंवले वाली हरी जमीन है मेवाड़ की, जहां जहां तक बावली है वो मारवाड़ का। जोधा अपनी बेटी श्रृंगार कंवर की शादी कुंभा के बेटे रायमल के साथ कर देता। उसके बाद हमने पढ़ा मालवा वालों के साथ उसकी क्या लड़ाई हुई कि एक्का और महपा पंवार दोनों भाग के मालवा के राजा महमूद खिलजी के पास चले गए। महमूद खिलजी को कुंभा ने जब कहा कि मेरे पिता के हत्यारे सौंप, तो उसने सौंपे नहीं। तो 1437 में उसने महमूद खिलजी पर अटैक कर दिया। युद्ध हुआ था मध्य प्रदेश में, उस युद्ध का नाम था सारंगपुर का युद्ध। कुंभा जीत गया, जीत के आदमी उसने क्या बना दिया, विजय स्तंभ। हमने और पढ़ा विजय स्तंभ की और क्या क्या नाम है, उसके नाम है कीर्ति स्तंभ, उसका नाम है भगवान विष्णु को डेडिकेट है इसलिए विष्णु फ्लैग। भगवान विष्णु का जो व्हीकल है वो गरुड़ है इसलिए गरुड़ फ्लैग। उसमें खूब सारी मूर्तियां लगी हुई है, तो आइडल्स ऑफ म्यूजियम ऑफ आइडल्स, और या एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर कहते हैं उसको। हमने पढ़ा कि 122 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा, 9 मंजिलें, 8वीं मंजिल में मूर्ति नहीं, तीसरी मंजिल में अल्लाह लिखा हुआ, 9 बार लिखा हुआ, अरबी भाषा में लिखा हुआ। 5वीं मंजिल में वास्तुकारों के नाम, वास्तुकार कौन कौन, तो जेता, पुंजा, पामा और नापा। और उसका जब वो गिर गया था एक बार, या जब टूट गया था या उसमें जब दरारें आ गई थी, तब उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो स्वरूप सिंह ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था। प्रशस्ति किसने लिखी, तो अत्रि और महेश नाम के 2 बाप बेटे थे, उन्होंने प्रशस्ति लिखी थी। फिर हमने और पढ़ा कि उसमें जेम्स टोड उसकी तुलना कुतुब मीनार से करता है, फर्ग्यूसन उसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से करते हैं। राजस्थान की पहली बिल्डिंग है जिस पर पोस्टल स्टैंप इश्यू किया गया था, वो अभिनव भारत का, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का और राजस्थान पुलिस का एम्बलम है, या उनका प्रतीक चिन्ह कह सकते हैं आप उसको। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था कि नागौर में 2 भाइयों के बीच, काका भतीजा के बीच में लड़ाई चल रही थी, शम्स खान और मुजाहिद खान। कुंभा पहले शम्स खान की सहायता करता है, मुजाहिद खान को हराता है, फिर वो शम्स खान को भी हराता है। शम्स खान गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास गया, दोनों मिलके उनको हराया। फिर कुतुबुद्दीन शाह और मालवा वाले महमूद खिलजी के बीच 1456 में चांपानेर की संधि हुई, दोनों मिलके आए। 1457 में फिर उनको भीलवाड़ा के बदनौर के युद्ध में उन दोनों को हराया। सिरोही के सहसमल देवड़ा ने गुजरात वाले राजा की सहायता की, तो सहसमल देवड़ा को भी हराया। ये हमने उसकी पढ़ी थी राजनीतिक उपलब्धि। अब हम सांस्कृतिक पे आ जाए। निर्माण कार्य खूब सारे, विजय स्तंभ की बातें मैंने खूब सारी बताई दी। श्यामल दास जी अपनी किताब वीर विनोद में कहते हैं कि उसने टोटल मेवाड़ में 84 किले हैं, जिनमें से 32 वो किला बनवा गया था। कौन से, तो राजसमंद में कुंभलगढ़ की बातें हमने पढ़ी। वास्तुकार कौन थे, तो मंडन थे। प्रशस्ति किसने लिखी, तो खाली महेश आया था प्रशस्ति लिखने के लिए। फिर ये मेवाड़ मारवाड़ की बाउंड्री पे था, तो एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। इसकी जो सबसे ऊपर वाली मंजिल है उसको कटारगढ़ कहते हैं, और उसका नाम मेवाड़ की आंख रखा गया। उसमें कुंभा खुद रहता था, वहां पे बैठ के पूरे मेवाड़ पर नजर रख सकते हो, तो आई ऑफ मेवाड़ हो गया। ये मेवाड़ की इमरजेंसी कैपिटल हुआ करती थी। और इसकी जो प्रशस्ति जो महेश ने लिखी, उसके अंदर लिखा हुआ कि कुंभा इनकारनेशन ऑफ रिलीजन एंड पायसनेस है, वो धर्म एवं पवित्रता का अवतार है, डोनर है। और किससे ज्यादा, राजा भोज और कर्ण से भी ज्यादा बड़ा डोनर है वो। फिर सिरोही के अंदर 2 किले बनवाए, बसंतगढ़ और मचान।
मचान वाला किला मेरों पर नियंत्रण के लिए बनवाया गया। उदयपुर में भौमट वाले क्षेत्र में किला बनाया भौमट, वो भीलों पर नियंत्रण के लिए बनवाया गया। और सिरोही के अंदर ये किले का पुनर्निर्माण करवाया 1452 के अंदर, वो किला था आपका अचलगढ़। फिर उसने चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में और अचलगढ़ में विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया जिसका नाम है कुंभ स्वामी मंदिर। फिर चित्तौड़गढ़ में उसके टाइम में एक मंदिर बना श्रृंगार चौरी का मंदिर, शांतिनाथ भगवान का मंदिर है इसलिए शांतिनाथ जैन मंदिर भी कहा जाता है उसको, और वो बनवाया था वेलका भंडारी ने। फिर जैनों में एक सेठ हुए, कोई नाम था दरणक सा, उन्होंने रणकपुर वाले जैन मंदिर बनवाए। रणकपुर वाले जैन मंदिरों में सबसे अच्छा मंदिर है चौमुखा। चौमुखा मंदिर का जो आर्किटेक्ट था उसका नाम था देपाक, और उसमें भी आदिनाथ जी की चतुर्मुखी मूर्ति लगी हुई है इसलिए उसको चौमुखा कहते हैं। और उसमें 1444 पिलर्स लगे हुए हैं इसलिए उसका नाम पड़ गया म्यूजियम ऑफ पिलर्स नाम पड़ गया। और कहते हैं कि आप कहीं से भी खड़े होकर देखो वो मूर्ति आपको सटीक दिखती है, कोई भी पिलर उसके अंदर बीच में नहीं आता है। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था कि उसने किताबें लिखी थी। कौन कौन सी किताबें लिखी? तो उसने सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज। कामराज रतिसार के 7 पार्ट्स है, संगीत राज के 5 पार्ट्स है। पार्ट्स के नाम पढ़े हमने, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश जैसे नाम थे उसमें, वो पढ़े हमने। फिर हमने पढ़ा कि उसने कई किताबों पर टीका लिखी, जैसे तो उसने जयदेव की गीत गोविंद पर टीका लिखी, अलग से नाम है रसिक प्रिय। 2 किताबों पर टीका और लिखी, सारंगधर की संगीत रत्नाकर और बाण भट्ट की चंडी शतक। 4 नाटक लिखे थे। वो मेवाड़ी, आपकी कन्नड़ और मराठी जैसी भाषाएं जानता था, वीणा बजाना जानता था। उसके संगीत के गुरुजी का नाम सारंग व्यास था। उसके दरबार में खूब सारे विद्वान थे, जैसे एक थे कान्हय व्यास, उन्होंने किताब लिखी एकलिंग महात्म में। उसका फर्स्ट पार्ट भी कुंभा लिखता है और फर्स्ट पार्ट का नाम क्या था? राजवर्णन। फिर उसने उसके एक दरबार में थे मेहाजी, मेहाजी लिखी तीर्थमाला, 120 तीर्थों का वर्णन है। और कहते हैं रणकपुर की तो नींव में भी मैं गया हुआ था जब मंदिर की नींव लगी। कुंभलगढ़ वाले का भी अच्छा वर्णन किया उन्होंने। फिर था मंडन, वास्तुकार था, उसने किताबें लिखी वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, सब्जेक्ट क्या? मूर्ति कला। कोदंड मंडन, सब्जेक्ट क्या? धनुष निर्माण। प्रासाद मंडन, महलों के बारे में। फिर उसका भाई था नाथा, किताब वास्तु मंजरी। उसका मंडन का बेटा था गोविंद, किताब लिखी कला निधि, मंदिरों के शिखर के बारे में किताब लिखी उसने। कला निधि के अलावा और किताब कौन सी लिखी? तो एक उसने किताब लिखी आपके उद्धार धोरिणी। उद्धार धोरिणी क्या बताती है? तो पुनर्निर्माण के बारे में। एक किताब लिखी द्वार दीपिका, दरवाजों के बारे में। एक किताब लिखी सार समुच्चय, वो आयुर्वेद के बारे में। मंडन ने भी एक वैद्य की किताब लिखी थी, वैद्य मंडन। फिर उसके बाद उसकी बेटी रमाबाई कुंभा की, रमाबाई की उपाधि वागीश्वरी, जावर का परगना दिया गया था। पिता की तरह म्यूजिक में थोड़ा इंटरेस्ट रखती थी। कुंभा के गुरुजी का नाम हीरानंद मुनि कुंभा के गुरुजी का नाम था। जैन विद्वान थे उसके दरबार में, सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर और भुवन कीर्ति। एक तिल्ला भट्ट भी उसके दरबार में थे। जैनों का तो उसने आबू जाने वाले जैनों का तो तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया था। फिर हमने पढ़ा कि कुंभा की उपाधियां मुस्लिम राजाओं को रहा, हिंदू सुल्तान। संगीत की जानकारी है, अभिनव भट्टाचार्य या नव्य भट्ट। लिटरेचर की जानकारी है, रणोरासो फिलीफोर्स जीत लेता है, हाल गुरु। आर्चर अच्छा है, चाप गुरु। फॉलोवर ऑफ विष्णु है, परम भागवत और आदिवरा। ये देख लो, हमने 7 मिनट में 1.5 घंटे का रिवीजन कर दिया। तो 1.5 घंटे में चीजें पढ़ी थी, उनको आप चाहो तो ऐसे 5-7 मिनट कहा था रिवीजन कर लेना चाहिए डेली। तो आपने किया होगा घर पे। लो एक बार फटाफट में 5 मिनट में आपको सारी चीजें वापस बता देता हूँ। तो हमने कल पहले रायमल जी भी पढ़े थे, शायद रायमल जी पढ़े थे, रायमल जी के बाद में सांगा पढ़ा। तो रायमल के बारे में तो कुछ ज़्यादा बातें हमने पढ़ी नहीं थी। रायमल के बारे में तो एक बात ये थी कि वास्तव में कुंभा के बाद में उसका बड़ा बेटा उद्दा राजा बना था। उद्दा कुंभा को मार के राजा बना था, इसलिए जो सामंत वगैरह थे उद्दा के खिलाफ हो गए। उन्होंने रायमल का साथ दिया और रायमल उद्दा को हटा देता है, उद्दा को हटा के राजा बना देता है। और उद्दा बाद में मालवा वालों की तरफ से सहयोग लेने के लिए गया तो था, पर उस पर बिजली गिर गई थी उधर, वो मर गया था। खोटे काम के खोटे नतीजे। उसके बाद हमने कुछ रायमल के वो पढ़े थे, निर्माण कार्य पढ़े थे। तो रायमल ने एक तो एकलिंग जी वाला जो मंदिर है कैलाशपुरी वाला, उसका जो प्रेजेंट फॉर्म आज दिखाई देती है वो कंस्ट्रक्ट करवाने वाला रायमल था। मैंने आपको बताया था कि मंदिर बनवाया किसने था, तो बापा रावल ने। उसका रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया था, तो मोकल ने। उसकी प्रेजेंट फॉर्म किसने दी, तो रायमल। सीधा सीधा से याद रखने वाली बात। फिर इसके बाद में हमने और पढ़ा था कि रायमल ने एक चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर बनवाया था, अद्भुत जी का मंदिर कहा जाता है। शिव जी का मंदिर है वैसे तो, लेकिन अद्भुत प्रतिमा है थोड़ी सी, इसलिए अद्भुत जी का मंदिर। और अपने लोकल भाषा वालों ने उसको बोलना शुरू कर दिया, अद्भुत जी का मंदिर बोलना शुरू कर दिया। मैंने और कहा था कि अद्भुत जी के मंदिर ये 3 है। एक तो नागदा के अंदर एक जैन मंदिर है शांतिनाथ जी महाराज का, उसको अद्भुत जी का मंदिर कहते हैं। एक समिदेश्वर वाला मंदिर है, उसको भी अद्भुत जी का मंदिर कहते हैं। एक ये जो रायमल ने अद्भुत जी का बनवाया था, इसको भी अद्भुत जी का मंदिर कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था इसकी रानी थी श्रृंगार कंवर, हमने पढ़ा था, जो जोधा की बेटी थी, जिसकी इसके साथ शादी हुई थी आवड़ बावड़ वाली संधि के बाद में।
तो वो जो श्रृंगार कंवर थी उसने यहाँ पर घोसुंडी नाम की एक जगह वहां पर एक बावड़ी बनवाई थी। और फिर इसकी बहन थी रमाबाई, हमने पढ़ा था, बागेश्वरी उपाधि वाली जावर परगना दिया था, तो उसने जावर में विष्णु भगवान का एक मंदिर बनवाया था, रमा स्वामी का मंदिर कह दो, और एक कुंड और बनवाया था वहां पे, पौंड जलाशय जिसको आप कहते हो वो बनवाया। फिर गोसुंडी की बात आई तो मैंने गोसुंडी के बारे में 2 अभिलेख बतवाए थे। ये तो श्रृंगार कंवर ने जब बावड़ी बनवाई तो 1504 का एक अभिलेख उसने लगवाया कि मैं बावड़ी बनवा रही हूँ, मैं जोधा की बेटी हूँ और नंबल की पोती हूँ, ये जानकारी मिलती है। एक पर गोसुंडी में बहुत पुराना अभिलेख है, 2nd सेंचुरी बीसी का एक अभिलेख है। कोई गज डायनेस्टी हुआ करती थी और उसके राजा हुआ करते थे सर्वतात। उन सर्वतात ने यहाँ पर एक अश्वमेध यज्ञ प्रैक्टिस करवाया था, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। और जब अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे तब उन्होंने संकर्षण और वासुदेव की पूजा की। मैंने बताया था संकर्षण का मतलब बलराम और वासुदेव का मतलब भगवान कृष्ण, इनकी पूजा वगैरह करवाई। तो हम कहते हैं कि राजस्थान का ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन जो वैष्णव रिलीजन या भागवत रिलीजन की इंफॉर्मेशन देता है वो कौन सा है, तो वो हमारा गोसुंडी इंस्क्रिप्शन जो है वो। मैंने ये भी बताया था कि प्री और मेन सब में पूछा हुआ है। फिर रायमल के कुछ बेटों के बारे में बताया था कि रायमल का एक बेटा था पृथ्वीराज, जिसको हम उड़ना राजकुमार कहते हैं। उसकी वाइफ का नाम था तारा, जिसके नाम पर अजमेर के किले का नाम तारागढ़ है। और उसकी खुद की जो छतरी है वो कुंभलगढ़ के अंदर बनी हुई है और 12 खंभों की छतरी है। एक बेटा था जयमल जो सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। और एक था सांगा, सांगा के बारे में मैंने बताई थी, इन भाइयों के बीच में लड़ाई भी थी। लड़ाई में सांगा वहां से भागता है, सारंग देव जी अंकल थे वो बचाते हैं, भाग के सेवंत्री नाम का गांव है वहाँ रूपनारायण जी के मंदिर में छुपता है। बिद्दा जेतमालोत नाम का आदमी उसको वहां पे बचाता है। फिर वहां से भाग के वो अजमेर में श्रीनगर जाता है जहाँ पे करमचंद पंवार उसको शरण देते हैं और बाद में वो मेवाड़ का महाराणा बनता है। फिर मेवाड़ का महाराणा बना तो उसने दिल्ली से भी लड़ाई की, मालवा से भी लड़ाई की और गुजरात से भी लड़ाई की। दिल्ली से उसने इब्राहिम लोदी से लड़ाई की, 2 लड़ाइयाँ। 1517 में खातोली कोटा के अंदर जगह पड़ती है, वहां पर इब्राहिम लोदी को रहा। 1518 में बाड़ी धौलपुर में एक जगह पड़ती है, वहां पर इब्राहिम लोदी को रहा। फिर मालवा में चंदेरी का मैदानी राय नाम करके एक बंदा हुआ करता था, उसकी मालवा के महमूद खिलजी सेकंड से बनी नहीं, वो भाग के सांगा के पास आ गया। महमूद खिलजी सेकंड ने उस पर आक्रमण किया, गागरोन का युद्ध हुआ, सांगा मैदानी राय की सहायता के लिए गया 1519 में। उस युद्ध में सांगा ने महमूद खिलजी को सेकंड को हरा दिया, केवल हराया नहीं बल्कि उसके एक सेनापति हरिदास चारण ने उसको गिरफ्तार और कर लिया। इस बात में खुश होकर सांगा ने हरिदास जी को दोबारा गांव दिए थे, महमूद खिलजी को यहाँ पे कई दिनों तक गिरफ्तार करके रख लिया, लेकिन बाद में सांगा ने उसको भी छोड़ दिया। ऐसे ही गुजरात में एक रियासत पड़ती थी ईडर, राठौड़ों की एक रियासत थी। 2 भाई आपस में लड़ रहे थे, रायमल और भारमल। भारमल का सपोर्ट किया गुजरात के मुजफ्फर शाह ने और रायमल का सपोर्ट किया था सांगा ने। और सांगा रायमल के सपोर्ट में गया और उसने भारमल और मुजफ्फर शाह दोनों को हरा दिया। हालांकि बाद में जब रायमल की मृत्यु हो गई थी तो भारमल को सांगा ने बाद में वहां का राजा बना दिया। ये वो समय था जब भारत पर एक विदेशी आक्रमणकारी दस्तक दे रहा था और बाबर पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को मार के दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर चुका। अब स्वाभाविक सी बात थी कि बाबर और सांगा के बीच लड़ाई होगी। क्यों लड़ाई होगी? क्योंकि दोनों अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते। लड़ाई इसलिए भी होगी कि जब इब्राहिम लोदी के नेतृत्व में अफगान हार गए थे तो अफगान भागकर सांगा के पास आ गए थे और राजपूत और अफगानों में मित्रता हो रही। लड़ाई इसलिए भी हो रही थी क्योंकि जब बाबर इब्राहिम लोदी के साथ लड़ रहा था तब सांगा ने मौके का फायदा उठाकर दिल्ली के आसपास के कुछ इलाके दबा लिए थे। रणथंभौर के आसपास के 200 गांव उसने दबा लिए। बाबर इस बात से भी नाराज था और फिर बाबर अपनी जो किताब है बाबरनामा या जिसको आप कहते हो तुजू के बाबरी, उसके अंदर ये आरोप लगाता है, ये उस पर ब्लेम करता है सांगा को कि सांगा ने मुझे इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था, वहाँ से कॉल किया था, लेकिन जब मैं यहाँ आ गया तो इसने कुछ सहायता नहीं की, मेरा प्रॉमिस तोड़ा है इसने और मैं इसको सबक सिखाना चाहता हूँ, इसलिए आक्रमण करना चाहता हूँ। पहले भरतपुर में जगह पड़ती है बयाना, वहाँ पर 16 फरवरी 1527 की लड़ाई भी। बयाना का जो डिफेंडर था, किले का जो रक्षक था मेहंदी ख्वाजा, उसने बाबर के पास मैसेज किया कि अकेले पार नहीं पड़ेगी। बाबर ने मोहम्मद सुल्तान मिर्जा को सेना देकर भेजा, लेकिन सांगा युद्ध में जीत गया। बाबर इस बार खुद आया। 17 मार्च 1527 को राजस्थान का विश्व प्रसिद्ध खानवा का युद्ध हुआ अपने, और खानवा वाले युद्ध के अंदर वीर विनोद में श्यामल दास जी कहते हैं खानवा वाला युद्ध 16 मार्च को सांगा ने राजस्थान के सारे राजाओं को बुलाया था। मैंने बताया था इस व्यवस्था को पाती परवन कहते हैं। पाती का मतलब लेटर, परवन का मतलब भेजना। खूब सारे राजा गए थे, अलग से लिस्ट बनाई थी हमने, आप याद कर लेना उससे वो नाम। तो इधर बाबर ने भी कहा कि युद्ध नहीं जिहाद है, जो धर्म के लिए लड़ाइयाँ होती थी उनको क्या बोलते थे? जिहाद बोलते। फिर बाबर ने और कहा, बाबर ने कहा कि मैं आज के बाद शराब के हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं मुस्लिम व्यापारियों से तमगा कर नहीं लूंगा। और बाबर युद्ध जीत जाता है। बाबर युद्ध जीत गया तो उसने उपाधि धारण की थी गाजी। बाबर युद्ध जीत गया, सांगा घायल हो गया युद्ध के अंदर। सांगा के घायल होने पर युद्ध को लीड किया था झाला अज्जा ने, सादड़ी का झाला अज्जा था, उसने युद्ध को लीड किया था।
घायल सांगा को लेके आए थे, बसवा दौसा में जगह इलाज किया। फिर सांगा यहाँ से चंदेरी के मदनी राय की सहायता के लिए बढ़ा। इरीच नाम के गांव में यूपी में उसको जहर दे दिया गया। कालपी नाम के गांव में यूपी में उसकी डेथ हो गई और मांडलगढ़ के अंदर भीलवाड़ा में अपने सांगा की छतरी बनी थी। बात यह आई कि सांगा युद्ध के अंदर क्यों हार गया था, क्योंकि जो सांगा की सेना थी उसमें लैक ऑफ यूनिटी थी, एकता की कमी थी। उसकी जो आर्मी थी वो अलग अलग कमांडर इन चीफ के लीडरशिप में लड़ रही थी। एक कारण ये था कि बाबर के पास में कैनन्स थी, तोपें थी और भारत वालों को तोपों के खिलाफ युद्ध नहीं करने आते थे। बाबर के लड़ने का तरीका वो एक अलग था, तुलगुमा पद्धति, फ्लैंकिंग मूवमेंट, जिसमें तीन तरफ से घेर के मारा करते थे। बयाना के बाद में 1 महीने का टाइम मिल गया था बाबर को तैयारी करने का। सांगा हाथों हाथ आक्रमण करता तो चांसेस ज्यादा बनते। सांगा घायल था, कहते 80 घाव लगे हुए थे उसके तन, सैनिकों का भगनाव से ऐसी कहा जाता उस आदमी। फिर भी वो युद्ध के अंदर उतर गया था, उसे खुद युद्ध के मैदान में नहीं जाना था। फिर जब युद्ध में उसकी स्थिति थोड़ी डावाडोल हुई तो उसके कुछ साथी जैसे रायसिन का सलाहदी तंवर और नागौर के खानजादे मुस्लिम जाके बाबर से बीच में मिल गए। फिर मैंने 2 कारण हमेशा के लिए बताए थे आपको कि बाहर वाले जो राजा आते थे, मुस्लिम जो राजा थे, वो घोड़ों से युद्ध करते, अपने वाले हाथी से करते। घोड़ा युद्ध में ज्यादा असरकारक होता है। मुगलों के जो हथियार थे वो राजपूतों की अपेक्षा थोड़े लाइट हुआ करते थे, इस वजह से भी अच्छी लड़ाई कर पाते। चलो कोई बात नहीं, हार गए तो क्या रिजल्ट रहे, बाद में क्या परिणाम निकले, कॉन्सिक्वेंस क्या हुए इसके, क्या इंपॉर्टेंस है इस युद्ध। इंपॉर्टेंस ये है कि खानवा अंतिम युद्ध है, लास्ट बैटल है, जिसमें राजपूत यूनिटी दिखाई देती है। इसके बाद राजपूतों में ऐसी यूनिटी दोबारा कभी भी दिखाई नहीं। सांगा अंतिम राजपूत राजा है, अंतिम राजपूत रूलर है जो दिल्ली को चैलेंज करता है। उसके बाद डायरेक्टली दिल्ली को चैलेंज कोई भी राजपूत किंग तो नहीं कर पाया। इस युद्ध ने जो राजपूतों की स्ट्रेटेजिक वीकनेस थी वो रिवील कर दी थी। उनकी सामरिक कमजोरियां सबको पता चल गई थी कि इनके पास में बारूद का ज्ञान नहीं है इनको, ये अभी भी हाथियों से लड़ते हैं, अभी भी इनके पास भारी हथियार है। सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ती है, राजा मर जाता है तो ये बाकी की सेना भाग जाती है। खूब सारी उनकी कमजोरियां पता चली। फिर सांगा एक बड़ा हिंदू राजा था। सांगा जब बड़ा हिंदू राजा नहीं बचा उसके बाद में, तो हिंदू आर्ट एंड कल्चर जो थी वो डिक्लाइन हुई, कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचा था उसके बाद। हालांकि इस युद्ध के बाद में भी मुगल राजस्थान पे कब्जा तो नहीं कर पाए थे, तो मुगलों को एक बहुत अच्छी चीज समझ में कि राजपूतों से विरोध नहीं, राजपूतों से सहयोग करके हम यहाँ पे रह सकते हैं। इसलिए बाद में अकबर ने सहयोग की नीति अपना ली थी और सहयोग की नीति से उसने बाद में भारत को जीत हटाया, भारत पर उसने शासन किया। सांगा की मैंने 2 उपाधियां बताई थी, एक तो सैनिकों का भगनाव से सही और एक मैंने बताई थी हिंदू पथ। बाबर उसका जो विरोधी है वो भी उसकी तारीफ करता है और वो कहता है कि उसके दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार रहा। ये बातें हमने सांगा के बारे में पढ़ी थी। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या क्या बातें हुई थी। ये देखो रिवीजन में वापस 5-7 मिनट ही लगते हैं। आप पढ़ के बारे में पढ़ा था तो क्या वैसे जानकारियां थोड़ी ज्यादा ही थी। बड़े 2 राजा थे जिनके बारे में बताएं। लो फिर मैं एक बार 5 मिनट में अपने रिवीजन कर लेते हैं उसका। हमने पढ़ा था कि सांगा की जब डेथ हो गई थी तो सांगा के बाद अगला राजा कौन बने, तो सांगा के सबसे बड़े बेटे थे भोजराज, जिनकी शादी मीराबाई के साथ हुई थी। उनकी मृत्यु तो सांगा के जीवन काल में ही हो गई थी। फिर दूसरे थे रतन सिंह, वो राजा बने और वो बूंदी के सूरजमल के खिलाफ शिकार खेलने के लिए गए थे। वहां पर दोनों साथ में किसी बात पे झगड़ा कर लिया और दोनों ही लड़ते हुए मारे गए थे। फिर उसके बाद राजा किसको बनाया गया, विक्रमादित्य को बनाया गया। मैंने कहा था विक्रमादित्य और उदय सिंह सांगा के 2 बेटे थे, जो उनकी हाड़ी रानी कर्मावती के बेटे थे। विक्रमादित्य में ज्यादा कोई लक्षण थे नहीं, तो कर्मावती उसकी गार्जियन बनी, उसकी सरंगसिका बनी, कर्मावती संभालती थी। गुजरात में उस समय सुल्तान हुआ करता था बहादुर शाह, और बहादुर शाह को जब ये बात पता चली कि भाई आजकल जो मेवाड़ है वो थोड़ा कमजोर हो रखा है, तो बहादुर शाह ने यहाँ पर 1533 में यहाँ पर अटैक कर दिया था। कर्मावती को लगा कि पार नहीं पड़ेगी, इसलिए कर्मावती ट्रीटी कर लेती है, संधि कर लेती है और बदले में किला दे देती है कि तू हमारे पर आक्रमण मत कर, हम तेरे को किला दे देंगे रणथंभौर। तो रणथंभौर का किला देकर उसको वहां से वापस भेज देती है। बहादुर शाह अगले साल फिर अटैक कर देता है। 1534-35 में उसने वापस अटैक किया। कर्मावती को लगा इस बार तो पार पड़ेगी नहीं। कहते हैं कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी कि तू मेरा भाई है और मेरी आगे सहायता कर। हुमायूं टाइम पर नहीं पहुंच पाया, उससे पहले लड़ाई करनी पड़ी। दुश्मन की सेना बड़ी हो, अपनी सेना छोटी हो, तो लड़ने का एक तरीका होता था जिसको साका बोलते थे। 1535 में चित्तौड़ का दूसरा साका किया गया। रानी कर्मावती जोहर कर लेती है और देवलिया प्रतापगढ़, जिसको आजकल अपने कहते हैं, देवलिया के बाघ सिंह थे, उनके नेतृत्व में केसरिया किया गया था। और देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ, इसलिए उनका नाम भी पड़ गया देवलिया दीवान, कि उस दिन देवलिया वाले को क्या बनाया गया था, दीवान बनाया गया था। वहां पे पांडुपोल के पास लड़ते हुए बाघ सिंह उसके अंदर शहीद हो गए थे। बहादुर शाह यहाँ पर कब्जा कर लेता है, लेकिन जब उसे समाचार मिला कि हुमायूं ने मालवा पर कब्जा कर लिया, वो हुमायूं से लड़ने के लिए मालवा की तरफ गया, लेकिन बाद में वहां से भी भाग जाता है
और दमन दीव की तरफ वहाँ पर पुर्तगालियों के साथ एक झड़प के अंदर लड़ते हुए मारा गया था। किसी सूफी संत की भविष्यवाणी थी कि चित्तौड़ के नाश के साथ ही बहादुर शाह का नाश हो जाएगा। सूफी संत की भविष्यवाणी सत्य साबित हो गई। पर अब चित्तौड़ का शासन किसको दे? तो उडना राजकुमार पृथ्वीराज जो थे, उनकी दासी का एक बेटा था बनवीर, उसको कुछ समय के लिए चित्तौड़ का शासन दिया गया। लेकिन बनवीर ने यहाँ पर मामला गड़बड़ कर दिया। तो उसने कहते हैं विक्रमादित्य को तो मार दिया, वो तो उस दिन उदय सिंह को भी मारना चाहता था, पर जो पन्ना दहाई थे वो अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लेते हैं। उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ जाते हैं, जहाँ का आशा देवपुरा नाम का आदमी उनको वहां पर शरण दे देता है। और थोड़े दिनों बाद में बाकी सामंतों को बुलाकर उदय सिंह को वहां पर प्रकट किया गया। फिर उदय सिंह के साथ सामंत गए। 1540 में उदयपुर में मावली नाम की जगह पर युद्ध लड़ा। जोधपुर का मालदेव भी साथ देने के लिए आया और यहाँ पर बनवीर को हराकर भगा दिया। बनवीर यहाँ से भाग गया था। फिर उसके बाद में उदय सिंह के टाइम में और क्या क्या बातें हुई। फिर उदय सिंह की शुरुआत में तो मालदेव से बहुत ज़्यादा बनती थी, लेकिन बाद में एक झाली रानी थे, उनको लेकर, झालाओं की एक लड़की थी, उसको लेकर मालदेव के साथ विवाद हो गए थे। मालदेव भी वहाँ पे शादी करना चाहता था, शादी उदय सिंह ने कर ली थी। मैंने बताया था कुंभलगढ़ किले में उनका झाली रानी का महल आज भी है। इस बात पे उदय सिंह और मालदेव नाराज हो गए थे। बाद में जब उदय सिंह की अजमेर के हाजी खां पठान के साथ लड़ाई हुई थी, तो उसके अंदर मालदेव जो हाजी खान पठान का साथ देता है। उस युद्ध का मैं नाम बताया था हरमाड़ा का युद्ध, अजमेर में जगह 1557 का वो युद्ध था। फिर मैंने बताया था कि 1559 में और आपके उदय सिंह के पोता हुआ था, महाराणा प्रताप के सबसे बड़े कुंवर अमर सिंह का जन्म हुआ था, इसलिए एकलिंग जी की धोख लगाने के लिए गए थे। फिर वहीं पर उन्होंने उदयपुर पास की पहाड़ियों में उदयपुर नामक एक पूरा नया शहर बसाया 1559 में, और वहाँ पर उदय सागर नाम की झील बनवाई थी, तो उदयपुर की स्थापना की थी। और फिर इन्हीं के टाइम में अकबर ने 1567-68 में हमला किया। इस बार चित्तौड़ वालों ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। राणा आता था, उसके परिवार को पहले गिरवा की पहाड़ियों में सुरक्षित भेज दिया गया। जयमल और पत्ता के नेतृत्व में चित्तौड़ के किले का मोर्चा संभाला गया। इस समय चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था, और उसमें जयमल जो था वो पहले अकबर की संग्राम नाम की बंदूक जो थी उससे घायल हो गया था, इसलिए जयमल कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध करता है। इधर जो आपके पत्ता की जो पत्नी थे, जयमल की जो बहन थे फूल कंवर, उनके नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया होता है। जयमल और कल्ला राठौड़ जो थे, कल्ला राठौड़ कंधों पर बिठाकर युद्ध करता है, इसलिए कल्ला राठौड़ को हम 4 हाथ का देवता कहते हैं। और ये दोनों लड़ते हुए साथ में मारे गए। ये आपके हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच लड़ते हुए शहीद हुए थे। उधर पत्ता जो था वो आपके राम पोल के पास लड़ता हुआ शहीद हो गया था। कहते अकबर यहाँ पर कब्जा कर लेता है। अकबर ने कब्जा करने के बाद यहाँ पे 30,000 लोग कटवा दिए। अकबर ने एक नया सिक्का चलाया था, उसके बाद यहाँ पे सिक्का एलची नाम का सिक्का यहाँ पर बाद में मुगलों द्वारा जारी किया गया था। वो भी थोड़ा याद रख लेना, पूछा हुआ सा सवाल था। और अकबर जयमल पत्ता की वीरता से बड़ा प्रभावित हुआ था, और जयमल पत्ता की मूर्तियाँ उसने आगरा के किले में लगवाई थी, लेकिन बाद में औरंगजेब ने उन मूर्तियों को तुड़वा दिया। लेकिन फिर भी एक फ्रांस का यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर, मैंने उस दिन बुक बताई थी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, वो इन दोनों की मूर्तियों का वर्णन करता है। हालांकि वो मूर्तियां वहां से तोड़ दी गई, लेकिन आज भी जब आप बीकानेर किले में जाएंगे तो सूरज पोल के सामने जयमल और पत्ता दोनों की मूर्तियां लगी हुई है। और राय सिंह बीकानेर के राजा थे, उन्होंने मूर्तियां लगवाई थी। और फिर हमने एक ये पढ़ा था कि कालांतर में उदय सिंह बाद में चित्तौड़ से तो जब निकल गया तो गोगुंदा चले गए थे। गोगुंदा उनकी राजधानी हुआ करती थी, और गोगुंदा में वहीं 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह का निधन हो गया था, और वहीं पर उदय सिंह की छतरी बनी हुई। उदय सिंह जाते जाते गड़बड़ कर गए, वो अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा नहीं बना के गए थे, अपने छोटे बेटे जगमाल को राजा बना गए थे। फिर किस प्रकार सामंतों ने प्रताप को राजा बनाया, वो सब बातें आज हम पढ़ेंगे। आज अपने प्रताप शुरू करेंगे। ये लो 5-6 मिनट में वापस रिविजन आपका मैंने याद कर लिया होगा। मैंने कल ही बताया था महाराणा प्रताप तो वैसे सिंपल है, आपने ज़्यादातर ने पढ़ा ही है उनके बारे में। फिर भी लो एक बार अपने रिवीजन वाला रिवाज तो क्यों तोड़ा जाए, पढ़ ले अपने क्या क्या पढ़ा था। तो पहले सबसे पहले तो हमने महाराणा प्रताप की कुछ व्यक्तिगत जो जीवन के बारे में बातें थी, उसकी पर्सनल लाइफ की जो बातें थी वो याद की थी। कि जैसे उसके पिता का नाम था उदय सिंह, उसकी मम्मी का नाम था जयवंता बाई सोनगरा, जो कि पाली के अखेराज सोनगरा की बेटी थी। जन्म कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। मैंने बताया था कि वैसे डेट वाइज कोई पूछे तब तो 9 मई 1540 एडी, और वैसे कोई पूछे तो मैंने आपको बताया था कि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, 3rd लाइट डे ऑफ ज्येष्ठ, और 57 ईयर एगो होता है वो आगे चलता रहता है उससे, तो 1540 में 57 और जोड़ोगे तो हो जाएगा 1597 विक्रमी कैलेंडर का जो ईयर होता है उसके अनुसार। कुंभलगढ़ के अंदर जन्म हुआ था, और हमने पढ़ा था कि जो बचपन का नाम था वो था किक्का, मैंने बातें बताई थी उसकी। उनकी जो पटरानी थी उनका नाम था अजब दे पंवार। पिताजी जगमाल को राजा बना के गए थे, लेकिन मेवाड़ के जो सामंत थे उन्होंने उनको गोगुंदा के अंदर राजा घोषित कर दिया था।
सलुम्बर वालों के पास राज तिलक का अधिकार था, तो सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने उनका राज तिलक किया था। पर बाद में कुंभलगढ़ में उनका विधिवत राज तिलक किया गया और उसमें मारवाड़ वाला चंद्रसेन भी उपस्थित हुआ था। अकबर ने उनको समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे। एक तो 72 में राजा बने 28 फरवरी 1572 को, तो 72 में भेज दिया था जलाल खान कोरची। फिर 373 में भेजे थे पहले मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल को भेजा था। जून में, सितंबर में और दिसंबर के अंदर उनको भेजा गया था। नहीं माना तो युद्ध हुआ, बाद में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576 को। कई इतिहासकार उसको 21 जून भी लिख देते हैं। अकबर खुद नहीं आया था, उसके 2 सेनापति आए थे, मान सिंह और असफ खान। मान सिंह को पहली बार किसी युद्ध में स्वतंत्र सेनापति बना के भेजा गया था। उसका एक इतिहासकार इस युद्ध के अंदर आया था, अब्दुल कदर बदायूनी, जिसकी किताब है मुंतखब उत तवारीख नाम की। तो कहने का मतलब कि वो इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन करता है। प्रताप ने मुगलों के जो जो विरोधी थे उनको इकट्ठे किए। ग्वालियर का राजा रामसात तोमर अपने बेटों के साथ आया हुआ था, सालीवाहन, भवानी सिंह और प्रताप सिंह। उधर अफगानों का नेता आया था हाकिम खान सूर। सलुम्बर वाले कृष्णदास चुंडावत तो हरावल में लड़ने ही थे। भीलों का सरदार आया हुआ था राणा पुंजा। तो अलग अलग प्रकार के, सब धर्मों के, सब जातियों के, एक सामाजिक समरसता का सा माहौल था उनकी सेना के। और हमने पढ़ा था कि मुगल सेना शुरुआती हमले के अंदर ही भाग खड़ी हुई थी। निहत्तर खान नाम के सैनिक ने जैसे तैसे झूठ मूठ बोल के बादशाह आ गया, उनको रोकने की ट्राई की थी, रोकने की कोशिश की थी। और फिर जब मान सिंह मर्दाना नाम के हाथी पर बैठकर लड़ रहा था, प्रताप का चेतक जब उसे लड़ने के लिए गया और चेतक घायल हो गया, तो प्रताप युद्ध भूमि से बाहर निकलता है। तो झाला मान सिंह या झाला बिद्दा ने युद्ध का नेतृत्व किया। चेतक की बाहर राजसमंद से थोड़ी दूर हल्दी घाटी के पास में वहाँ पे जगह बनी हुई है, बलीचा नाम की जगह पे उसकी छतरी बनी हुई है। फिर हमने पढ़ा कि भाई मुगलों ने जब मुगल सेना वहाँ से भाग गई तो मुगल सैनिकों ने या उसके बाद भी पकड़ने के प्रयास क्यों नहीं किए। तो मैंने बताया था कि बदायूनी खुद लिखता है कि जून के महीने की गर्मी थी, हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे उनसे, इसलिए हमने तो गोगुंदा में चारों तरफ अपने दीवार तक बनवा ली थी। और फिर थक गए थे हारने के बाद में, हम इसलिए भी नहीं कर पाए थे। और अकबर तो इतना निराश हुआ था इस हार से कि उसने मान सिंह और असफ खान दोनों का दरबार में आना ही बंद करवा दिया था। अलग अलग इतिहासकारों ने इस युद्ध के अलग अलग नाम दिए। जैसे अबुल फजल जो अकबर का दरबारी इतिहासकार है, इसने अकबरनामा या आईन अकबरी नाम की किताब लिखी। वो इस युद्ध को क्या कहता है, तो कल बताया था मैंने, खमनोर का युद्ध, बदायूनी कहता है गोगुंदा का युद्ध, जमस्टोड कहते हैं मेवाड़ की थर्मोपोली, और आदर्शी लाल श्रीवास्तव कहते हैं बादशाह बाग का युद्ध। इस युद्ध में जो हाथी लड़े थे प्रताप की तरफ से लूणा और राम प्रसाद, उधर से मर्दाना और गजमुक्ता। राम प्रसाद को पकड़ लिया गया था और बाद में उसका नाम बदल कर दिया गया था, पीर प्रसाद कर दिया गया था। ये बातें कल हमने पढ़ी। फिर अकबर खुद आया था, उदयपुर पे कब्जा करके मोहम्मदाबाद नाम करके वापस चला गया। फिर शहबाज खान को भेजा, उसने 3 हमले किए थे कुंभलगढ़ के ऊपर 77, 78 और 79 में। वो कुंभलगढ़ पर कब्जा भी कर लेता है। प्रताप ने थोड़े दिनों के लिए आवरगढ़ के अंदर अपनी अस्थायी राजधानी बनाई थी। फिर रहीम जी आए थे शेरपुर वाली जगह से, अमर सिंह उनकी बेगमों को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन प्रताप ने उन महिलाओं को विद रिस्पेक्ट वापस लौटाया था, वापस भेजा था उन महिलाओं को। रहीम जी बड़े राजी हुए थे इस घटना से। फिर 1582 में दिवेर के युद्ध के अंदर जो मेवाड़ की छोटी सी टुकड़ी ने मुगलों की सेना को हरा दी थी, इवन अमर सिंह ने मुगल सेनापति जो था सुल्तान खान उस तक को मार दिया था। और इसको मेवाड़ का मैराथन कहा गया है जमस्टोड के द्वारा। इसमें ईडर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा की रियासतें साथ देती है इनका। फिर अंतिम आक्रमण मुगलों की तरफ से किसी ने किया, तो जगन्नाथ कछवाहा ने किया 1585 में। प्रताप को बड़ा गुस्सा आया तो उसने आमेर का एक टुकड़ा छीन लिया था, मालपुरा। यहाँ पर उसने झालरा तालाब बनवाया था और नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया था। चावंड को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर लिया था बाद में, और चावंड में चामुंडा माता का मंदिर, महल और बावड़ियाँ बनवाई थी। यही मेवाड़ की चित्रकला का इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट शुरू होता है। उनका मेन पेंटर था, उसका नाम था नासिरुद्दीन। फिर चक्रपाणी मिश्र नाम के एक राइटर थे जिन्होंने 3 किताबें लिखी, राजतिलक पर लिखी राज्याभिषेक, ज्योतिष पर लिखी एक मुहूर्तमाला, और एक हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान पर एक बुक लिखी थी विश्व वल्लभ। फिर हेमरतन सूरी ने एक बुक लिखी थी गोराबाद वाली चौपाई, जो भामाशाह के छोटे भाई ताराचंद के कहने पर लिखी थी। भामाशाह और ताराचंद वो थे जिन्होंने प्रताप को अपनी निजी संपत्ति दान दे दी थी। चूलिया नाम की जगह पर वो मिले थे और प्रताप को इतने रुपए दिए थे कि वो अपनी 25,000 की सेना को 12 साल तक रख सकते थे। 25 लाख नकदी और कोई 20 लाख अस्परियाँ तक उन्होंने ला के दी थी उस टाइम प्रताप से। फिर हमने उसके बाद में आगे पढ़ा था कि उनके दरबार में 2 चारण कवि थे, तो माला सांधु और रामा सांधु के नाम बताए थे। प्रताप दानवीर आदमी भी था, उन्होंने सादुलनाथ त्रिवेदी को मंडेर की जागीर दान में दी थी। 1588 का उदयपुर अभिलेख की जानकारी देता है, जिससे पता चलता है कि हल्दी घाटी के आसपास का इलाका हमेशा से प्रताप के पास में रहा था। फिर वहीं चावंड में रहते हुए 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अपने मृत्यु से पहले वो चित्तौड़गढ़ और मंडलगढ़ को छोड़कर पूरा मेवाड़ मुगलों से वापस छीन लेते हैं। वहीं बांडोली के अंदर 8 खंभों की प्रताप की छतरी बनी थी। ये कल बातें हमने प्रताप के बारे में पढ़ी। आज आगे उनके बेटे के बारे में पढ़ते हैं, आगे वाले राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। हमने
एक बार रिवीजन करवा दूँ मैं आपका फटाफट जल्दी से। तो प्रताप के बाद शुरू किया था हमने, तो पहले बड़े राजा तो पढ़ा हमने अमर सिंह, प्रताप का बेटा ही था अमर सिंह, जहांगीर के साथ संधि कर लेता है 1615 के अंदर, वो पढ़ा था हमने उसके बारे में। 5 फरवरी 1615 को संधि हो गई थी। संधि का प्रस्ताव लेके इधर से गए थे शुभकरण पंवार और हरिदास झाला, उधर से खुर्रम जिसको हम शाहजहां कहते हैं वो आया हुआ था। संधि में कहा कि मेवाड़ का राणा जो है, किंग जो है, वो मुगल कोर्ट में नहीं जाएगा, उसकी जगह प्रिंस जाएगा, और प्रिंस जब जाएगा तो अपने साथ में 1000 कैवलरी सोल्जर लेके जाएगा। आपको जो चित्तौड़ का किला है वो वापस दे देंगे, रिटर्न किया जाएगा आपको, पर आप उसका रिनोवेशन या रिकंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते, और मुगलों के मेवाड़ वालों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी मैरिटल रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा। तो प्रिंस कर्ण सिंह इधर से गया था, जहांगीर ने बड़ा सम्मान सत्कार किया उसको, 5000 का उसको मनसबदार बनाया गया था। थॉमस रो लिखता है, सर थॉमस रो जो अंग्रेजों का एक राजदूत था जहांगीर के दरबार में, वो लिखता है कि जो मेवाड़ के किंग्स थे उनको मुगलों ने अपने इंडिपेंडेंट तो बनाया था, अपने अंडर तो ले लिया था, लेकिन ताकत से नहीं लिया था, बुद्धि द्वारा लिया था, नॉट बाय फोर्स बट बाय विजडम उनको लिया गया था, ऐसा थॉमस रो लिख के गया। शाहजहां के टाइम की अपने एक अजमेर की मस्जिद है शाहजहानी मस्जिद, उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि मैं गया था और मैंने वहाँ पे जाके मेवाड़ वालों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। हालांकि कहते हैं कि अमर सिंह जी संधि से बड़े निराश हुए थे और अमर सिंह जी उसके बाद ये जगह ही छोड़ गए थे, उदयपुर वाली और नौ चौकी नाम की जगह पे जाके रहने लग गए थे। बाद में इस नौ चौकी पे जब महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील बनवाई थी, और बाद में अमर सिंह जी की जो छतरी है वो आहड़ के अंदर बनाई गई थी। आहड़ में मेवाड़ महाराणाओं में सबसे पहले छतरी अमर सिंह की बनी थी, उसके बाद सबकी आहड़ के अंदर बनाई गई थी, ये बात पड़ी थी। फिर उसके बाद हमने उस संधि का महत्व भी पढ़ा था कि जो स्वतंत्रता की भावना है, जो फीलिंग ऑफ फ्रीडम है, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस है, उसका डिक्लाइन हुआ था, पर जब पीसफुल एनवायरनमेंट प्रिवेल्ड हुआ तो उससे कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोशन मिला था। फिर उसके बाद अगला राजा हमने कौन सा पढ़ा था अमर सिंह के बाद में, कर्ण सिंह ही पढ़ लिया था। कर्ण सिंह के टाइम में अब उदयपुर जब राजधानी हो गई, चावंड 28 साल राजधानी रही थी, अब उदयपुर राजधानी आ गई थी, तो उदयपुर में बाद में उन्होंने कर्ण विलास महल बनवाए थे, दिलखुश महल बनवाए थे, जग मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था, हालांकि पूरा उनके बेटे जगत सिंह ने करवाया, इसलिए उसका नाम जग मंदिर है पिछोला झील के अंदर। पर कहते हैं खुर्रम जब 1622 में अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करता है, रिवोल्ट करता है, तो वो यहाँ पे कुछ दिन तक रुक के गया था, और यहीं से उसको ताजमहल की प्रेरणा मिली थी। फिर जगत सिंह जब बने तो जगत सिंह ने उस जग मंदिर को पूरा करवा दिया था, एक पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तरह अपने यहाँ पर एक बहुत भव्य जगन्नाथ मंदिर या जगदीश मंदिर बनाया गया, इसे ड्रीम टेम्पल, सपनों में बना मंदिर भी हम कहते हैं, और उसको बनाने वाले थे अर्जुन, भाणा और मुकुंद, वो उसके आर्किटेक्ट थे। उसकी जो यूलोजी प्रशस्ति लगी हुई है उसे कृष्ण भट्ट ने लिखा था, हल्दीघाटी युद्ध का जिक्र करती है वो प्रशस्ति। उनकी जो दहाई माँ थे उनका नाम नोजूबाई था, उनके लिए भी उन्होंने एक मंदिर बनवा दिया था, नोजूबाई का मंदिर कहा जाता है। डोनर आदमी था, अपने दानवीरता के लिए बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, जैसे सॉरी जो जगत सिंह थे वो अपनी दानवीरता के लिए बड़ा प्रसिद्ध हुए। फिर हमने राज सिंह जी पढ़ लिए थे। राज सिंह जी ने चित्तौड़ के किले की मरम्मत शुरू करवा दी, एक प्रकार से शाहजहां के खिलाफ आक्रामक नीति अपना ली। हालांकि शाहजहां ने सादुल्ला खान को भेज के वो मरम्मत वापस तुड़वा दी थी, पर जब उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, सक्सेशन बैटल चल रहा था, तो जहाँ ज़्यादातर हिंदू राजा दारा सिखों के पक्ष में लड़े थे, वहीं राज सिंह का इनडायरेक्टली सपोर्ट यदि किसी की तरफ था तो औरंगजेब था, पर उसने उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया, और जब वो भाई भाई आपस में लड़ रहे थे तब उसने जो शाही मुल्क थे, जो रॉयल टेरिटरी थी, जो मुगलों की टेरिटरी थी, उसके कई भाग छीन लिए थे। वो जो घटनाक्रम हुआ था उसका एक अलग से हम नाम देते टिक्का दौड़, इंग्लिश में भी आप टिक्का दौड़ लिखना बोले, क्योंकि अलग से वैसी कोई उसके लिए टर्मिनोलॉजी बनी नहीं। अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि जब औरंगजेब एक बार राजा बन गया तो फिर उससे खूब पंगे लिए थे राज सिंह ने। जब औरंगजेब जजिया कर लगाता है 1769 में, उसका विरोध किया था। 1669 में औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ शादी कर ली थी। जो जोधपुर का राजा था अजीत सिंह, उसको अपने यहाँ पर शरण दी थी, और औरंगजेब के खिलाफ मारवाड़ और मेवाड़ ने गठबंधन कर लिया था एक तरीके से, जिसको हम राठौड़ सिसोदिया अलायंस कहते हैं, राठौड़ सिसोदिया कोलोब्रेशन कहा जाता है। इसमें राठौड़ का मतलब अजीत सिंह अर्थात मारवाड़ का राजा, सिसोदिया का मतलब राज सिंह अर्थात मेवाड़ का राजा, और किसके खिलाफ कर रहे हैं तो औरंगजेब के खिलाफ वो गठबंधन कर रहे थे। ऐलान करवाया था कि जहाँ कहीं पे मंदिर टूट रहे हो तो मेरे पास आया जाए, मैं मंदिर टूटने नहीं दूंगा, मूर्तियाँ यहाँ स्थापित करवा दूंगा। स्थापित करवाए उन्होंने कि श्रीनाथ जी का मंदिर सिहाड़ में, आज भी उसको नाथ द्वारा कहते हैं, द्वारिकाधीश का मंदिर कांकरोली के अंदर करवाया गया था, आपके अम्बा माता का मंदिर है जो उदयपुर में बनवाया गया था,
और जब चारुमती से शादी करने के लिए गए थे तो उसी टाइम की वो घटना है कि हाड़ी रानी सहल कंवर ने मेवाड़ के सेनापति सलुम्बर के रतन सिंह चुंडावत को अपना सिर काट कर दे दिया था। तो वो सिर काट के निशानी के रूप में दिया था। राजस्थानी में निशानी को बोलते हैं सेनानी, इसलिए सेनानी नाम की कविता है और वो कविता लिखने वाले हुए मेघराज मुकुल। फिर हमने पढ़ा कि उन्होंने कई झीलें बनवाई थी। उनकी माता ने जाना सागर तालाब बनवा दी, उनकी रानी उसको बड़ी तालाब भी कहते हैं। उनकी रानी रामरस दे थे, उन्होंने एक त्रिमुखी बावड़ी बनवा दी। खुद ने राजसमंद झील बनवाई थी, मैंने बताया था। कुछ लोग कहते हैं कि वो जैसलमेर शादी करने के लिए जा रहे थे, गोमती नदी का पानी रुक नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने बाद में बांध बनवा के गोमती का पानी रोका था। कई कहते हैं कि नहीं, प्रायश्चित, पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने वहाँ पर वो रिग्रेट फील हुआ था, इसलिए उन्होंने वहाँ पे ब्राह्मण के कहने पर उस झील का निर्माण करवाया था। और वैसे कहते हैं कि फेमिन उस टाइम अकाल पड़ा हुआ था, तो फेमिन रिलीफ वर्क्स चलाए गए थे उस समय, अकाल राहत कार्य चलाए गए थे 1662 से लेकर 1676 के बीच, तब वो झील बनवाई गई थी। 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर उसकी प्रशस्ति लिखी हुई है, 25 भाटों पर उसका रॉक एडिक्ट है। वो संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा शिलालेख है। इसमें बापा रावल से लेके राज सिंह तक सब राजाओं का वर्णन है। मुगल मेवाड़ संधि की बातें हैं, प्रताप के भाई शक्ति सिंह की बातें हैं, उसमें आपके ये अकाल राहत कार्यों का वर्णन किया गया है। रणछोड़ भट्ट तेलंग उसके वो है राइटर हैं। उन्होंने एक तो ये राज प्रशस्ति लिखी, एक बुक और लिखी उन्होंने, अमर काव्य वंशावली। हम आज पढ़ेंगे। अमर सिंह सेकंड एक राजा हुए थे, उनके राज तिलक के बारे में उसमें बातें दी। फिर उसमें एक किशोर दास थे जिन्होंने बुक लिखी थी राज प्रकाश, एक सदाशिव भट्ट हुए थे जिन्होंने बुक लिखी थी राज रत्नाकर, एक कवि मान हुए थे जिन्होंने बुक लिखी थी राज विलास, एक आपके गिरधर आसिया हुए थे जिन्होंने बुक लिखी थी सगत रसो। तो कई सारी किताबों के बारे में कल मैंने आपको चीज़ें बताई थी। मैं कल लास्ट में जाते हम राज सिंह की उपाधियाँ नहीं बताई थी, तो थोड़ी सी राज सिंह की उपाधियाँ और बता देता हूँ, वो भी थोड़ी याद रख लेना, फिर अगला राजा पढ़ लेंगे अपन। 2 उपाधियाँ मिलती है अपने को राज सिंह की। एक उपाधि उनकी विजय कटकातु, विजय कटकातु, और एक उपाधि उनकी हाइड्रोलिक रूलर। क्या हो जाएगी, लिख देता हूँ पहले तरह से, पूरा ही मिट जाता है कैसे। एक तो है विजय कटकातु और दूसरा हिस्ट्री पढ़ेंगे, मारवाड़ की हिस्ट्री पढ़ेंगे, पर फिर भी पहले थोड़ा सा मेवाड़ वाला जो कल पढ़ाया था उसका रिवीजन करवा दूं आपको। तो कल हमने मेवाड़ वालों में एक पहले राजा पढ़ा था जय सिंह। जय सिंह के बारे में सीधी सीधी 2 बातें, औरंगजेब से संधि की और जजिया के बदले में उसको पूर्व मंडल और बदनौर के इलाके दिए, और जयसमंद झील बनवाई 1687 से 1691 तक, और ढबर झील भी कहते हैं। और बाबा के मगरे और पायरी नाम के उसके अंदर टापू बने हुए हैं। नर्मदेश्वर पास में एक शिव जी का मंदिर है, और उसकी परमार रानी थी कोमला देवी, जिसके महल है, जिनको रूठी रानी के महल भी कहा जाता है। फिर उसके बाद जय सिंह के बाद हमने पढ़ा था अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड के टाइम में एक दबारी समझौता पड़ा था। मेवाड़ का अमर सिंह सेकंड, मारवाड़ का अजीत सिंह, और आमेर का सवाई जय सिंह। किसके खिलाफ? तो मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ। शर्तें तो सवाई जय सिंह और अजीत सिंह को उनके राज्य दिलाने में हेल्प की जाएगी, और जो अमर सिंह सेकंड की डॉटर है चंद्र कंवर, उसकी शादी जो है वो सवाई जय सिंह के साथ करेंगे, पर कंडीशन है कि जो चंद्र कंवर का बेटा होगा वो आमेर का नेक्स्ट किंग होगा। फिर उसके बाद में हमने पढ़ी थी अमर सिंह सेकंड के बाद में आगे संग्राम सिंह सेकंड। मराठे पहली बार इसी के टाइम में चौथ लेके गए थे, और इसने अपने लड़के के लिए सहेलियों की बाड़ी बनवाई, अपनी मम्मी के लिए वैद्यनाथ का शिव जी का मंदिर बनवाया, जिसकी सिसारमा गांव में उदयपुर के पास, जिसकी प्रशस्ति रूप भट्ट ने लिखी। उसमें एक बांदनवाड़ा युद्ध का वर्णन है, बांदनवाड़ा अजमेर में, जिसमें मुगल सेनापति रणबाज खान को मार दिया गया था। फिर हमने पढ़ा था जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड के टाइम में हुरडा सम्मेलन हुआ 17 जुलाई 1734, और मैंने बताया था ये मराठों के खिलाफ सम्मेलन था, राजस्थान के राजपूत राजाओं का सम्मेलन था। अध्यक्ष मेवाड़ में हुआ, तो मेवाड़ वाले अध्यक्ष थे इसमें, उर्डा भीलवाड़ा में पड़ता है जगत सिंह सेकंड। आमेर का सवाई जय सिंह था, जोधपुर के अभय सिंह थे, नागौर के बख्त सिंह थे, बीकानेर के जोरावर सिंह थे, बूंदी का दलेल सिंह था, कोटा का दुर्जन साल था, करौली के गोपाल पाल थे, किशनगढ़ का राज सिंह था। बैठ के बातचीत की, सभी एक दूसरे की सहायता करेंगे, और जैसे ही आफ्टर रेनी सीजन बरसात खत्म होगी रामपुरा में मराठों के खिलाफ युद्ध करेंगे। लेकिन युद्ध के लिए लोग नहीं गए थे, इसलिए हम कहते हैं कि मराठा सम्मेलन क्या हो गया था, फेल हो गया था। और फिर उसी राजा ने पिछोला के पास में जगत निवास नाम के महल बनवाए थे, जिनको नेक राम ने अपनी पुस्तक जगत विलास में लिखा। फिर भीम सिंह के बारे में पढ़ा था कि उसने अपने लड़के की शादी सगाई मारवाड़ के भीम सिंह के साथ की थी, वो मर गया,
तो जयपुर के जगत सिंह के साथ की गई थी। इस पर मारवाड़ के भीम सिंह के छोटे भाई मान सिंह ने ऑब्जेक्शन किया, तो मारवाड़ वाले मान सिंह और जोधपुर वाले जयपुर वाले जगत सिंह सेकंड के बीच में गिंगोली गया परबतसर का युद्ध हुआ, और कालांतर में अजीत सिंह चुंडावत और अमीर खान पिंडारी के कहने पर और आपकी कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया गया था। कालांतर में मेवाड़ वाले भीम सिंह को भी 13 जनवरी 1818 को अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ गई। अंग्रेजों की तरफ से आया था चार्ल्स मेटकॉफ, इनकी तरफ से गया था ठाकुर अजीत सिंह, फिर पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था जेम्स टोल्ड। ये मेवाड़ की हिस्ट्री खत्म होती है। गोहिल डायनेस्टी पढ़ रहे थे, मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ रहे थे। अब आगे बढ़ते